राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के गुमला जिले के रायडीह प्रखंड स्थित मांझाटोली में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक जतरा 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आदिवासी संस्कृति, कला और परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां आना उन्हें तीर्थ यात्रा जैसा अनुभव दे रहा है। राष्ट्रपति ने शिक्षा को विकास की पूंजी बताते हुए गुमला में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के पास कला, संगीत और नृत्य जैसी अपार प्रतिभाएं हैं, जिनका संरक्षण और प्रोत्साहन जरूरी है। राष्ट्रपति ने जनजातीय समाज के उत्थान, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर भी जोर दिया। इस जनजातीय सांस्कृतिक समागम तथा यात्रा का आयोजन करने में योगदान देने वाले सभी लोगों की मैं हृदय से बहुत 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 सराहना करती हूँ। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को जोड़ने वाले इस क्षेत्र की नदियाँ, पहाड़, पठार और जंगल देश की प्राचीनतम परंपराओं के पोषक और साक्षी रहे हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों के उत्साह में हमारे समाज और देश की ऊर्जा का जीवंत चित्र दिखाई दे रहा है। इस आयोजन में विभिन्न जनजातीय समुदायों एवं सदान समुदाय का संगम हो रहा है। सामूहिक उत्सव के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म और कार्य क्षेत्र झारखंड में आकर मुझे तीर्थ यात्रा करने जैसा अनुभव हो रहा है। ये सभी देशवासियों द्वारा सामाजिक न्याय तथा जनजातीय गौरव के महान प्रतीक के रूप में सम्मानित है। मैं भगवान बिरसा मुंडा की पावन स्मृति को शत शत नमन करती हूँ। पंखराज साहेब कार्तिक ओराम जी ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों के अनुरूप जनजातीय चेतना और पहचान को मजबूत बनाया है। उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली गुमला में आप सबके साथ मैं उनकी पावन स्मृति को सादर प्रणाम करती हूँ। उन्होंने जनजातीय समाज सहित देश के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक एकता के लिए आजीवन योगदान दिया है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर समाज और देश के समग्र विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। दिसंबर के महीने में ही 44 इयर्स पहले बाबा कार्तिक ओराम जी का शरीरांत हुआ था, लेकिन अपने अद्भुत व्यक्तित्व और कार्य के आधार पर ये सदा अमर रहेंगे। बाबा कार्तिक ओराम जी केवल ओराम समुदाय की नहीं, बल्कि समस्त जनजातीय समुदायों और सभी देशवासियों के लिए प्रेरक विशारद छोड़ गए हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंखराज साहेब कार्तिक ओराम जी जनजातीय समाज के गौरव है, भारत के गौरव है। उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया था, लेकिन वे अपने माटी से तथा अपने लोगों के साथ हमेशा गहराई से जुड़े हुए थे। बाबा कार्तिक ओराम जी ने शिक्षा के प्रचार प्रसार को बहुत महत्व दिया। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समुदाय के सभी लोग विरासत और विकास का समन्वय करते हुए विरासत को भी खत्म नहीं करना है और विकास को भी चलने देना है। आधुनिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं सभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि जनजातीय समाज के भाई बहन इसी तरह से संगठित होकर अपने कार्य करते रहें और समाज उत्थान में, समाज विकास में अपने योगदान देते रहेंगे। आज जब इस समागम में हम उपस्थित हुए हैं तो भगवान बिरसा मुंडा जी की स्मरण होता है। भगवान
बिरसा मुंडा जो मात्र 25 वर्षों में अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और आज 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। अभी अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में भी जनजातीय गौरव दिवस सरगुजा के अंबिकापुर में भव्यता से मनाए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया उस महोत्सव में पधारी थी। हम सब लोगों को आशीर्वचन उनका मिला, हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी जनजाति संस्कृति को सहेजने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। मैं आदरणीय महोदया को बताना चाहूंगा कि हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से पीड़ित था। हमारा जो बस्तर क्षेत्र जो केरल प्रदेश से भी बड़ा क्षेत्र है, जिसको हम धरती का स्वर्ग कह सकते हैं, लेकिन नक्सलवाद के कारण वहां पर विकास पहुंच नहीं पा रहा था। आज डबल इंजन की सरकार है और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण बस्तर क्षेत्र में भी हम लोग शांति बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। और मैं महामहिम को बताना चाहूंगा कि आज हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे प्रदेश के एक मंत्री रामविचार नेताम जी, दो सांसद, 2 विधायक और बहुत सारे लोग हमारे छत्तीसगढ़ से आपके दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करते हुए, आपका स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति स्पष्ट की। अमित शाह ने दावा किया कि भाजपा पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, भय का माहौल और अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। गृह मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ राज्य और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। शाह ने आश्वासन दिया कि भाजपा सत्ता में आने पर कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी और विकास को प्राथमिकता देगी। उन्होंने जनता से बदलाव के लिए भाजपा को समर्थन देने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा ने बंगाल में चुनावी अभियान को तेज करने के संकेत दिए। आज 30 दिसंबर का दिन है। हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन 1943 में बंगाल की भूमि के सुपुत्र और देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराने का काम किया था। तो एक प्रकार से हमारे आजादी के संग्राम का ये बहुत महत्वपूर्ण मकाम था। और इसके कई साल बाद, 8 दशक बाद, आज 30 दिसंबर को जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन
और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और कपिल मिश्रा ने नई दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। आशीष सूद ने कहा कि आप चुनाव हारने के बाद भी झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार की राजनीति कर रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह किया जा रहा है। कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए कथित वित्तीय घोटालों और अनियमितताओं से जुड़े तथ्यों को जल्द ही विधानसभा में रखा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कैग रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के जरिए सच्चाई सामने लाई जाएगी। दोनों मंत्रियों ने कहा कि दिल्ली सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित के मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। आप सबने देखा कल पूरा दिन अपनी हार को आज तक 10 महीने बाद भी न पचाने के कारण अपनी पूरी राजनीतिक जमीन खो चुकने के बाद स्वघोषित बेरोजगार नेता और आम आदमी पार्टी के तथाकथित राष्ट्रीय नेता भी दिल्ली में दुष्प्रचार करते हुए दिल्ली के सामाजिक ताने बाने को खराब करने, दिल्ली में गलत वातावरण बने, इसके लिए दिन भर ट्वीट करते रहे। दिन भर एक ट्वीट चलाया गया, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाया गया कि दिल्ली के शिक्षक करेंगे कुत्तों की गिनती, आवारा कुत्तों की गिनती। इस प्रकार का झूठ आम आदमी पार्टी लगातार, इसमें आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता, दिल्ली से राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह सरीखे लोग भी इस झूठ को फैलाने में लगातार लगे रहे। इन लोगों की पूरी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। 10 महीने में आम आदमी पार्टी कोई 500,000 लोगों को लेकर जमीन पर प्रदर्शन तो कर नहीं पाई, इसलिए
इसलिए सोशल मीडिया पर अट्रैक्शन और ट्रैक्शन लेने के लिए रोज किसी ना किसी प्रकार का झूठ बोलते हैं। कल झूठ बोला गया कि कुत्तों की गिनती के लिए टीचर्स को लगाया गया है। मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी को, ऐसा कोई सर्कुलर हो तो तुरंत आम आदमी पार्टी उसको पब्लिक के सामने लाए। केवल झूठ बोलना और भाग जाना ये उनकी राजनीतिक जमीन वापस नहीं लाएगा। और पिछले कई दिन से आम आदमी पार्टी लगातार इसी प्रकार झूठ बोल रही है। कल शाम को भी उन्होंने इसी प्रकार से झूठ बोलकर जो तहसीलदार और एक सब रजिस्ट्रार की सस्पेंशन हुई है उस पर इसी प्रकार से झूठ बोलकर प्रशासनिक अराजकता पैदा करने की कोशिश की। आखिर आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारियों से इतना प्रेम क्यों है? आम आदमी पार्टी के राज में सरेआम इन कार्यालयों में भ्रष्टाचार होता था और आज जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले रही है तो आम आदमी पार्टी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इनके साथ क्यों खड़ी हो रही है? क्यों खड़ी हो रही है आम आदमी पार्टी इनके साथ? इसी प्रकार परसों 25 तारीख के आसपास आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि दिल्ली की सरकार ने स्कूलों को आदेश दिया है कि सांता क्लॉज बन के कोई बच्चा आएगा तो उस पर एक्शन होगा। कहां है वो आदेश? कहां है वो आदेश? क्यों नहीं दिखा रहे वो आदेश? केवल झूठ बोलना लगातार। कल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन को लेकर झूठ बोला, पर 25 तारीख को झूठ बोला कि कोई बच्चा अगर सांता क्लॉज बन के आएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। जब डीएसएसबी में हमने डीएसएसबी के बच्चों की आयु बढ़ाने के लिए बात की तो भी तथाकथित रूप से स्वघोषित बेरोजगार नेताओं ने उस पर भी झूठ बोला कि वो केंद्र सरकार का काम है। कुछ प्रशासनिक काम किए होते तो उन्हें पता होता 21-22 में कितनी परीक्षाएं उन्होंने कराई, कितने रिजल्ट डिक्लेयर किए और कितने लोगों को पास किया। केवल 2022 में 16,000 बच्चे पास हुए डीएसएसबी में। दिल्ली सरकार का मैंडेट है। डीएसएसबी का चेयरमैन एनसीसीएसए से लगता है और उसका काम है नॉन गजेटेड पोस्ट पर वैकेंसी भरना। मगर आम आदमी पार्टी को तो प्रशासन करना नहीं, झूठ फैलाना, अपने कार्यकाल में कोई काम किया नहीं और अब गाल बजाते रहेंगे हमारी शिक्षा की व्यवस्था, हमारी शिक्षा की व्यवस्था। उनकी शिक्षा की व्यवस्था को दिल्ली की जनता ने नकार दिया। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और भारत रत्न के हकदार स्वास्थ्य मंत्री तीनों चुनाव बुरी तरह हारे हैं। दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी एएपी और दिल्ली सरकार के बीच सियासी तकरार तेज हो गई है। एएपी ने अपने उस आरोप पर कायम रहने का दावा किया है कि स्कूल शिक्षकों को आवारा कुत्तों से जुड़े कार्यों में लगाया जा रहा है। पार्टी ने इस संबंध में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के आदेश का हवाला दिया है। आप विधायक संजीव झा ने कहा कि शिक्षा मंत्री आशीष सूद इसे गलत सूचना बता रहे हैं, जबकि विभाग का आदेश खुद शिक्षकों की तैनाती की बात करता है। दिल्ली सरकार एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया था और उस आदेश में ये कहा गया कि अब दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको स्ट्रीट डॉग की निगरानी में लगाया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन को, इस खबर को आप सब लोगों ने चलाया। फिर मैंने देखा कि आनन फानन में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी का एक वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है
और ये ऐसे ही झूठी खबर फैलाई जा रही है। इससे ये दर्शाता है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री वास्तव में किस तरह से शिक्षा विभाग को और किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए कि दिल्ली के सरकारी स्कूल 2015 से पहले भी इस तरह के आदेश आते थे और दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचरों को पढ़ाने के बजाय इस तरह के काम में लगाया जाता था। मुझे याद है कि जब मनीष जी पहली बार शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने सभी स्कूल को ये लिख करके दिया और सभी विभागों को लिख करके दिया कि दिल्ली के सरकारी टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो केवल पढ़ाएंगे, बाकी कोई और काम नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि स्कूल के और भी जो काम थे उसके लिए अलग से एक व्यक्ति नियुक्त किया गया, जिसको स्टेट मैनेजर कहा गया, कि अगर स्कूल की साफ सफाई, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की डेस्क, स्कूल के बेंच, अगर इस तरह के कोई भी काम हो तो कोई प्रिंसिपल या टीचर इस काम को नहीं करेगा। वो इसलिए कि बच्चों को पढ़ाने के समय में किसी तरह की बाधा ना हो। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को देश और विदेश के अलग अलग जगह भेज करके उनको ट्रेन करा करके दिल्ली के सरकारी स्कूल में लगाया ताकि बच्चों को अपडेटेड शिक्षा मिले। और जब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अब उन्हीं टीचरों को स्ट्रीट डॉग की गिनती में लगाया जा रहा है। ये नोटिफिकेशन 20 नवंबर को जारी हुआ है। ये सर्कुलर है दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का। कल आशीष सूद जी चुनौती दे रहे थे कि कोई आदेश दिखा दिया जाए, ये खबर ऐसे ही चलाया जा रहा है। तो आशीष सूद जी, ये आपके विभाग का ये आदेश है, क्योंकि ना केवल नोटिफिकेशन बल्कि डीडीई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट का ये पूरा लिस्ट है कि किसको लगाया जाएगा ड्यूटी पे, ये पूरी लिस्ट जारी हुई है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या उनके माता पिता इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि अब सरकारी स्कूल की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई है, उनके साथ, उनके बच्चों के साथ किसी तरह खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये आदेश और आपका वीडियो ये दर्शा रहा है कि दिन ब दिन अब उस सरकारी स्कूल की हालात अब बद से बदतर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आशीष सूद जी इस बात को गंभीरता से लेंगे, खुद भी आत्ममंथन करेंगे और इस तरह का उलूल जुलूल आदेश न जारी किया जाए और दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वही सम्मान मिले और उसी तरह का व्यवहार हो जो आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान होती रही है। मैं इनसे निवेदन करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वर्गीय उमेश अग्रवाल की 66वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उमेश अग्रवाल का जीवन समाज सेवा, संगठन और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य सरकार बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाखों वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही रुद्रपुर में मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण और जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। देहरादून नगर भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष और अनेक पदों पर, अनेक दायित्वों पर जिन्होंने काम किया, व्यापार मंडल में भी काम किया इस दौरान भी, और गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष के नाते भी उन्होंने राज्य को अपनी सेवाएं दी।
संगठन के निष्ठावान सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया, उनकी जयंती पर मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जिस प्रकार से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में लगाया, और उनके बारे में अभी हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया है कि उन्होंने समाज को भी दिशा देने का काम किया, समाज में काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम किया, और अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी बहुत मजबूती देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो भी दायित्व उनको दिया गया उन दायित्वों पर बड़ी निष्ठा के साथ, कुशलता के साथ उन्होंने काम किया और अपना सर्वोत्तम देने का काम किया। और उसी के कारण से वो जहां विभिन्न जैसे गढ़वाल मंडल विक्रम जैसे अहम दायित्व पर भी उन्होंने काम किया, उसके अध्यक्ष के नाते भी काम किया, और इसमें रहते हुए भी उन्होंने हमेशा अपने दायित्व को, समाज सेवा को, संगठन सेवा को हमेशा प्राथमिकता देने का काम किया। और मुझे अत्यंत संतोष और प्रसन्नता है कि आज सिद्धार्थ अग्रवाल भी अपने पूज्य पिताजी के उन्हीं संस्कारों को लेकर, मूल्यों को लेकर, सेवा भावनाओं को लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। और सच में गणेश जोशी जी चले गए, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। एक पिता के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि जब उनका पुत्र अपने पिता से भी अच्छा काम करे। लेकिन वो जहां भी होंगे उनकी आत्मा प्रसन्न होगी अपने पुत्र को देखकर कि वो उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चाहे वो आज अटल वयोवृद्ध योजना हो, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो, राष्ट्रीय वयोश्री योजना हो, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाएं आज संचालित की जा रही है, ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित, सम्मानित और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से हमारी सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। आप सबको पता होगा कि पहले जो वृद्धावस्था पेंशन थी, वो पेंशन काफी कम थी। उसमें हमने टॉप अप किया, काफी बढ़ाया। पहले 1000 रुपए से 1200 किया, 1200 से 1500 किया और फिर 1500 कर दिया। लेकिन परिवार में 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो पेंशन केवल एक को मिलती थी। अक्सर उस पेंशन को लेके आपस में थोड़ा हल्का फुल्का नोक-झोंक भी हो जाती थी, झगड़ा भी हो जाता था। हमने कहा ये तो नहीं होना चाहिए। जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हमने तय किया, एक प्रावधान किया कि घर में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो दोनों को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। और इस योजना के अंतर्गत आज राज्य के लगभग 6 लाख हमारे बुजुर्गों को डीबीटी के माध्यम से ये पेंशन उनके बैंक के खाते में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र